गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। दिस चैप्टर इज़ अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। सो पेट्रोल प्रोडक्ट्स और कोयले के बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द ईमेल आईडी, यू कैन सेंड मी अ मेल। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये टेलीग्राम लिंक है। इस पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप चैनल ज्वाइन करें तो मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें और इसी चैनल को ज्वाइन करें। तो हम सबसे पहले ये समझने से पहले कोल और उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी जो नेचर है, जो हमारी मदर नेचर है, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं। मतलब रिसोर्सेज जो भी नेचर हमें प्रोवाइड करती है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। ओके, तो दो तरीके से हम अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एग्जॉस्टेबल वो उस तरीके के रिसोर्सेज होंगे जो नेचर में लिमिटेड हैं। अगर हमने उसको सारा यूज़ कर लिया तो वो दोबारा नहीं बन पाते। दूसरी तरफ इनएग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी सप्लाई अबंडेंट है। मतलब वो रोज़, मतलब अबंडेंट में उनकी सप्लाई है, वो ख़त्म नहीं हो सकते। ओके, जब तक हमारी अर्थ का एग्जिस्टेंस रहेगा तो वो उसकी सप्लाई जो है वो होती रहेगी। तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो प्रेजेंट है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है और वो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे ख़त्म नहीं होने जा रहे। जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, समुद्र में पानी, ये सब हमारे यूज़ से ख़त्म नहीं होने जा रहा। लेकिन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर हमने ठीक से यूज़ नहीं किया तो वो नेचर में लिमिटेड है, वो ख़त्म हो सकते हैं हमारी एक्टिविटी से। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? वो हो सकते हैं हमारे जंगल में मिलने वाले वाइल्ड लाइफ, हमारे नेचर में मिलने वाले मिनरल्स, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर हमने इनको ठीक से यूज़ नहीं किया तो ये हमारी नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दीज वर फॉर्म्ड, जो ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं? फॉसिल फ्यूल से, फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोल, पेट्रोलियम, इनकी बात हो रही है। ये फॉसिल से बने हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, चाहे वो प्लांट्स थे, चाहे वो कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, ये उससे बने हैं। ओके, तो इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल इनको क्यों कहा जाता है? कोल को, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि जो इनका ओरिजिन है वो किससे हुआ? वो प्लांट, एनिमल से हुआ। जब वो मर गए तो उससे बने, तो इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ओके, इस चार्ट में दिखाया गया है इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी के बारे में। मतलब वो रिसोर्सेज, वो एनर्जी जो एग्जॉस्ट नहीं होगी हमारे यूज़ करने से, वो जो है परमानेंट हम इसको कंसिडर करते हैं, एटलीस्ट फॉर फ्यू मिलियन मोर ईयर्स। मतलब परमानेंट इन द सेंस जब तक हमारा सोलर सिस्टम है, जब तक हमारी अर्थ जिंदा है, तब तक तो ये कम से कम परमानेंट हम उसको कह सकते हैं। वैसे तो अर्थ भी परमानेंट नहीं है, आई होप आपको ये मालूम है। तो ये परमानेंट है एज लॉन्ग एज हमारी अर्थ परमानेंट है। ओके, जब तक वो है। तो सन की लाइट हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई, जियोथर्मल एनर्जी, हमारी अर्थ के अंदर से एनर्जी जो निकल रही है वो सारे क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है, परमानेंट है। जब तक हमारी अर्थ रहेगी तब तक ये रहेंगे। दूसरी तरफ एग्जॉस्टेबल कौन से थे? मैंने आपको बताया था, जो कि लिमिटेड है, जो हमारे से ख़त्म हो सकते हैं, सस्टेन नहीं किया, दस नॉट रियली सस्टेनेबल। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर में बात की जा रही है, वो है कोल के बारे में। कोयले के बारे में हम बात करेंगे। कोयला हमारी अर्थ पर कैसे बना? कोयला जो है हमको कोयले की खदानों से मिलता है। तो अब आप ये सोचिए कि कोयला बना कैसे था। कोयला जो बना था, इसको, कोयले को भी हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो इस एक बात तो हम समझ गए, कोई प्लांट्स थे जो नीचे दब गए जिनसे कोयला बना है। ठीक है, तो कोयले का यूज़ क्या होता है? जिस कुक करने में यूज़ करते हैं,
और इसके रेल के इंजन जो पहले बहुत ज़्यादा रेल के इंजन इसी से चलाए, कोयले से चलाए जाते हैं, स्टीम निकलती थी उससे रेल के इंजन चला करते थे। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी कोयले का यूज़ होता है। हमारी कंट्री में अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किससे? कोयले से। ओके, कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल कोयल को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि कोयला बना कैसे था। तो कोयला बना था 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कम से कम नियरली रफली 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर बहुत गहरे जंगल हुआ करते थे, क्योंकि जंगलों को काटने के लिए हम लोग तो थे नहीं, तो जंगल कोई क्यों काटेगा? ह्यूमन बींग्स को ही रहने के लिए जंगल को काटने की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपने किसी एनिमल को देखा है जंगल काटते हुए कि भाई शेर आया है उसको जंगल में रहना है तो वो काटेगा और अपना घर बनाएगा? ऐसा वो कभी नहीं करते। सिर्फ ह्यूमन जब से आए हैं पिछले 10,000 नहीं, कम से कम 15,000 साल पहले से, जब से हम लोग आए हैं तब से हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, तब से ये सारी स्टोरी शुरू होती है। बना कब था ये रिसोर्स बना था 300 मिलियन साल पहले। जो जंगल हुआ करते थे जो कि नीचे वाली वेटलैंड्स में, जो लो लाइंग एरियाज़ होते थे, जो कि उसमें जंगल जो थे वो क्या हुआ उनका, वो सब दब गए और नेचुरल प्रोसेस से, फ्लड से ये सारे के सारे जंगल जो है दब गए। लो लाइंग एरियाज़ में थे, कोस्टल एरियाज़ में थे, या ऐसे एरियाज़ जो हमारी अर्थ के पहले लो लाइंग थे। अब आप सोचेंगे हमें कोल तो वहाँ पे भी मिल रहा है हिमालयस के पास, तो वो कैसे मिल रहा है? मिल सकता है, मतलब प्रेजेंट है। वो कैसे? क्योंकि भाई हमारा जो, आप ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी तब आप देखेंगे कि हमारा जो जिस फॉर्मेशन में हमारा मैप अभी है वो उस तरीके से था नहीं। हमारा जो इंडिया है वो पहले अलग पोर्शन पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे वो जो प्लेट है वो आगे सरकती जा रही है और वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए हिमालयस बने हैं। उससे पहले वो लो लाइंग एरिया था, वहाँ पे जंगल थे। तो यहाँ पे जंगल, जहाँ जहाँ पे लो लाइंग एरिया, मतलब जो भी समुद्र के पास पास वाली जो नीची ज़मीन थी वो जो था उसमें फ्लड आ गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और वो सारे दब गए। दिस इज़ अ थ्योरी, ओके, विच इज़ मतलब मोस्टली करेक्ट थ्योरी, ओके। तो ये सब दब गए जंगल। अब जब ये जंगल दब जाते हैं तो इसके ऊपर धीरे धीरे और सेडिमेंट्स आते गए, और मिट्टी आती रही, और मिट्टी आती रही, और धीरे धीरे लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो प्रेशर है, 300 मिलियन साल पहले की बात हो रही है, मिलियन ईयर्स का जो प्रेशर लगता गया, उससे इसका अंदर जो हीट से वो चेंज हो गई उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, और लकड़ी से क्या बन गया, पेड़ों का क्या बन गया, कोयला, ओके। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो ये सारे कोल में तब्दील हो गए। तो आप ये देख सकते हैं, जब एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन है कोल के अंदर, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो जो ये प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं दब के जब प्रेशर और हीट पड़ती है उनके ऊपर और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। इसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, मिलियन ईयर्स को जंगल थे, जंगल जो है ट्री स्वैम्प डिवाइड, ये सारे इधर चले गए, ये दबने शुरू हो गए, इसके ऊपर मिट्टी आती गई, कवर्ड बाय मड एंड रॉक, उसके अंदर दबते गए। फिर ये और देखो सालों साल मिलियन ईयर्स तक दबते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है अंदर, क्या है, इतनी ऊंची मोटी लेयर्स से दबते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, तो क्या हो गया, ये इसका कोल फॉर्मेशन हो गया। जब भी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसका क्या होता है, रूप जो है वो बदल जाएगा बिल्कुल। लकड़ी जो थी कोयले में तब्दील हो गई। फाइन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, इस प्रोसेस को हमने कहा कार्बोनाइजेशन। तो आई होप आपको ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कि इसको जो है किससे बना कोयला, ये वेजिटेशन से बना, जो पेड़ थे उससे बना। तो इसलिए कोल को हम क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कोयले का ऑरिजिन क्या है, कोयले का ऑरिजिन है पेड़। तो उसके अंदर क्या है, CHO सारे के सारे ये हैं। तो जब उसको आप बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो जब आप उसे बर्न करोगे तो उसके अंदर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कोल को जब प्रोसेस किया जाता है उस टाइम पे हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम कोयले को निकालते हैं खान में से,
कोयले की खानें होती हैं, देखिए, क्योंकि कोयला हमने के पढ़ा अभी, कोयला नीचे दब गया, मतलब पेड़ नीचे दब गए, सालों साल दबे रहे, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहे, तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस से वो क्या बन गए, वो कोयला बन गए। और जब उस कोयले को निकाला जाएगा तो माइंस में से, नीचे से निकाला जाएगा, कोयले की खानों में से निकाला जाएगा। तो जब उस कोयले को निकाला जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। तब जब हम कोयले को प्रोसेस करते हैं तो उससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग अलग तरीके के। कोक मिलता है, कोल मिलता है, कोल टार, और कोल गैस मिलती है। तो कोयले के हैं ये तीनों प्रोडक्ट। सॉलिड फॉर्म में हम उसको कहते हैं कोक, लिक्विड फॉर्म में उसको कोल टार मिलता है, और गैस मिलता है हमको कोल गैस के फॉर्म में। तो ये तीनों के तीनों कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स हैं कोल के प्रोसेसिंग वाले प्रोडक्ट्स। फाइन, इतना आपको इस स्लाइड से समझ में आता है। ये कोल के प्रोसेसिंग में जो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन किए जाते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिविजुअली किस तरीके से। तो अगर हम ये वाली स्लाइड में देखते हैं तो इस स्लाइड में दिखाया गया है माइंस में किस तरीके से कोयला निकाला जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रफली। आप ये देखिए, ये जो है वर्टिकल हमने शाफ्ट बनाया, तो ये इस तरीके की माइनिंग है। एक तरीका ये है कि वर्टिकली पूरा शाफ्ट बना के जहाँ पे भी कोयले का हमको दिख रहा है, ये हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो सोनार और रेडार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे पता लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर कहाँ पे कोयला है। तो जहाँ पे भी हमें लगता है कोयला है वहाँ पे ऐसे ड्रिल किया जाता है, और ये देखिए उसके बाद ये मशीन से और ह्यूमंस जो जाके हैं इस कोयले के डिपॉजिट को निकाल लेते हैं। दूसरी एक और है, ये तो वर्टिकल शाफ्ट है, मतलब वर्टिकली हमने डिग किया है, मतलब सीधा नीचे। दूसरा इंक्लाइन शाफ्ट भी बनाई जाती है, ऐसे इंक्लाइन डिग किया जाता है इधर तक, और अलग अलग लेवल पे, जैसे लेवल 1 पे जितना कोयला मिलेगा निकाल लिया जाएगा, लेवल 2 पे कितना मिलेगा, लेवल 3, लेवल 4, उस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए है ये कि कोयला जो है हमें डीप जो है नीचे मिल रहा है, नीचे ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, तो उसके लिए माइनिंग के थ्रू उसको कोयले को निकाला जाता है। तो कोयले की खादानें हैं ये, इस तरीके से ये काम करती है। फिर आप देखते हैं, हम पढ़ते हैं कोक क्या है। अभी हमने देखा था 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो कोक क्या था? उसमें से सॉलिड। तो ये क्या होता है? टफ है, पोरस एंड ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस हमें कोयला जो मिलता है माइंस में से, वो है कोक। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो है उसके अंदर भी, उस इंडस्ट्री में भी ये एक्सट्रैक्शन करते हैं जब हम मेटल्स का, उस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें दिखाया यही गया है। आयरन ओर जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर हमें लाइम भी चाहिए होता है, उसके अंदर हमें कोक भी चाहिए होता है। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो आयरन ओर जो है हेमेटाइट, उसमें से हमें प्रोसेसिंग करके जब हम इस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी कोल का यूज़ होता है, कोक का। ठीक है, तो जो ये कोल है, जो कोक है, इसमें से ये क्या है? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। फिर सेकंड था लिक्विड प्रोडक्ट जो हमें मिलता था, वो क्या था? वो ब्लैक थिक लिक्विड था, जिसकी स्मेल जो होती है वो बहुत गंदी होती है। ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। ये जो लिक्विड होता है ना, जो हमें कोल टार मिलता है, ये हमें कोल की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तब मिलते हैं हमें ये तीनों प्रोडक्ट्स, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो जो कोल टार है ना, ये जो है, ये इसके अंदर 200 तरीके के सब्सटेंस मिक्स होते हैं लिक्विड के अंदर। जो हमें ऑब्टेन करते हैं हम कोल टार, उसका जो यूज़ है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन इंडस्ट्री। क्या कहाँ पे यूज़ होता है? सिंथेटिक डाई में यूज़ होता है, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स। देखिए ये कुछ मैंने सोच समझ के लिखा है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कोल का यूज़ कहाँ पे होता है। इन सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेंट में, प्लास्टिक में, इन सब में कोल का यूज़ होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये क्या था? कोल टार क्या था? कोल टार था लिक्विड फॉर्म जो प्रोसेसिंग करके हमको मिल रहा था। इसकी स्मेल बहुत ख़राब होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी हैं, जिसको आप कपूर की गोलियां बोलते हैं, वाइट कलर की, जिसको आप यूज़ करते हैं कि कीड़े जो हैं, कॉकरोच या कोई ऐसे आपसे कीड़े आपके कपड़ों को ख़राब ना करें अलमारी में। तो वो जो नेफ्थलीन बॉल्स है जो रिपेल करती है आपके कीड़ों को, वो भी कोल टार से ही ऑब्टेन की जाती हैं। किससे बन रही हैं? कोल टार से। उनके अंदर जो स्मेल आ रही है आपको एक पिक्यूलियर सी, वो कहाँ से ड्राइव की जा रही है? हमें कोल टार से मिल रहा है। आजकल क्या हो रहा है? बिटुमेन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड्स। देखो, पहले जो कोल टार है ना, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता था? रोड बनाने के लिए भी किया जाता था। जो कोल इंडस्ट्री का
एक प्रोडक्ट निकलता था कोल टार, उसका जो यूज़ है हमने पीछे बात किया, इन सब चीज़ों के सिवा, ये सारी जो चीज़ें थी इन सब के सिवा उसका यूज़ कहाँ पे होता था, सड़क बनाने में भी यूज़ किया जाता था। आजकल क्या हो रहा है, बिटुमिन जो है वो जो दूसरा पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करते हैं सड़क बनाने के लिए। ओके, फिर तो एक और प्रोडक्ट था, उसका नाम था कोल गैस, वो गैसियस फॉर्म में है कोल इंडस्ट्री का। तो कोल गैस कैसे ऑब्टेन करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल गैस का यूज़ होता है एज अ फ्यूल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में जो भी इंडस्ट्री होंगी उसको पाइप के थ्रू वो जो कोल गैस है वो सप्लाई कर दी जाती थी। वो किस तरह से यूज़ होती थी, फ्यूल की तरह यूज़ होती थी, मतलब ईंधन की तरह जलाने के काम आती थी। अब जो कोल गैस है सब वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। सबसे पहले कोल गैस का यूज़ पता है कहाँ यूज़ किया गया था, ये स्ट्रीट्स में लाइट देने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में जो स्ट्रीट, जो उनकी सड़कें थी उसके अंदर रोशनी देने के लिए कोल गैस को जलाया जाता था 1810 में। and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. अब उसको हम लाइट के लिए यूज़ नहीं करते, मतलब जलाने के लिए वैसे यूज़ नहीं करते हम, उसका जो दूसरा चीज़ है ना जो हीट के लिए यूज़ की जाती है जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें इस वाले फ़ोटो में दिखाया गया है कि कोल टार जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये देखिए, ये एक ओवन है, यहाँ पे देखिए नीचे फर्नेस लगी हुई, मतलब फर्नेस है ये एक तरीके का, ओवन नहीं है, आई एम सॉरी, कोक ओवन बोला जा रहा है इसको। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्नेस जैसा होता है ये। यहाँ पे कोयला है, उसको प्रोसेस करके क्या होगा, यहाँ से प्रोसेस करके ये पूरा जो है गैस बन जाती है। तो कोल टार भी बन जाता है, इससे गैस भी निकल जाती है। देखिए ये बड़े बड़े जैसे जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग चल रही है, देखिए यहाँ से कोल गैस निकल रही है ऊपर, इसमें दिखाया गया है। तो ये तो बात थी कोल की। तो कोल हमने देख लिया, कोल के 3 प्रोडक्ट्स है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। हमने इसके बारे में देख लिया, इन तीनों के अलग अलग यूज़ किया है और इसको कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पेट्रोलियम। ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल है। ये भी हमें किसने बनाया है, इसको मदर नेचर ने इसको खुद बनाया है। ये भी हमारा एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। ये कैसे बना, अब हम इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या क्या होता है। तो जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं इन सबको चलाने के लिए ये फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, कैरोसिन। तो ये जो ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब डीजल पे चलते हैं, ये सब कहाँ से मिल रहा है हमको, पेट्रोलियम से। और क्या, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कहाँ बना था, बेसिकली पेट्रोलियम समुद्र के नीचे बना था। कैसे, जैसे जो समुद्र के जो जीव हैं, आपने देखा समुद्र के अंदर कितने सारे जीव पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की मछलियाँ, ऑक्टोपस, और उधर की वेजिटेशन, कोरल, सब कुछ मिलता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जब मर जाते थे तो जो इनके जो बॉडीज़ थे, डेड बॉडीज़, वो बॉटम ऑफ द सी में जाकर सेटल हो जाते थे, नीचे दब के जाएंगे। आप देखिए ये वाला डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया। 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। फिर से ओशन में क्या हो रहा है, ये सब सारी लगी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी घूम रही हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ घूम रही हैं, फाइन। तो ये सब मछलियों का क्या होगा, ये सब मछलियाँ मर जाएंगी, और जैसे जैसे ये मछलियाँ मरती जाएंगी ये कहाँ सेटल होंगी, या तो उसको दूसरे मछलियाँ खा लेंगे, लेकिन सारे नहीं खाते तो ये सेटल हो जाती हैं इधर। ये देखिए ये मरती जाएंगी और ये सेटल होते जाएंगे, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। उसके ऊपर क्या आ रहा है, रेत आ रहा है। अब ये रेत कहाँ से आ रहा है, ये रेत आ रहा है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से। कॉन्टिनेंट्स पे जो नदियाँ हैं वो बह बह के समुद्र में गिर रही हैं और अपने साथ सैंड सिल्ट भी लेके आ रही हैं। और वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, हमारे समुद्रों की तलहटी में वो डिपॉजिट होता जा रहा है। ये डिपॉजिट होता जाएगा ओवर द ईयर्स। डिपॉजिट अब देखिए कितना सारा डिपॉजिट हो गया, ओवर द ईयर डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ये जो टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर बरीड इन द ओशन फ्लोर, ओवर द टाइम दे वर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सिल्ट एंड सैंड। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द रिमेन्स ऑफ द बरीड डीपर एंड डीपर, जिससे फिर क्या हो रहा है, हीट मिल रही है और प्रेशर मिल रहा है, जिससे क्या कन्वर्ट हो गए ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स में। तो ये जो प्रेशर के वजह से और टेम्परेचर के वजह से, इतना सारा प्रेशर कौन डाल रहा है, सैंड, और टेम्परेचर कहाँ है, वो तो है ही नीचे, गर्म हो रहा है। तो उससे क्या हो गया, ये ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए। तो ये कहाँ पर बन रहे हैं, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, समुद्रों के नीचे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसमें यही सब लिखा हुआ है कि मिलियन ईयर्स तक क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई, हवा नहीं थी, टेम्परेचर बहुत हाई था और प्रेशर भी बहुत हाई था। तो क्या हो गया, ये जो सारे के सारे डेड ऑर्गेनिजम्स थे
उनका क्या बन गया, उनका पेट्रोलियम बन गया, और ऊपर क्या आ गया, नेचुरल गैस। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, व्हेन फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में ड्रिल हुआ था। फिर 8 साल बाद क्या हुआ, 1867 में ऑयल वाज स्टक एट माकोम आसाम। देखिए यूएस ने ढूंढा था 1859 में और हमने ढूंढ लिया था 1867 में। देखिए इंडिया में मिल गया था। ऑयल फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। आप ये देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट कितना है, यूएसए में भी मिल गया, इंडिया में भी मिल गया, और सऊदी अरेबिया में थोड़ा लेट मिला था, लेकिन आज हालत क्या है, उन्होंने, उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स मिले थे, उन्होंने उसको टैप किया एंड दे आर सो प्रॉस्परस ऑन दैट वेरी रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के ऊपर। और इंडिया में ये रिसोर्स कितनी जल्दी मिल गया था, बट वेयर इज़ इंडिया इन प्रेजेंट पोजीशन। ये वाले डायग्राम से आपको समझ आया है कि पेट्रोल हमारा किस तरीके से बना है। फिर हम बात करते हैं, पेट्रोल तो हमें मिल गया, ठीक है, पेट्रोल हमने रिफ़ाइन करके रिफाइनरी में निकालना पड़ेगा, पेट्रोल हमने नीचे से निकाल लिया, लेकिन वो जो पेट्रोल हम नीचे से निकालते हैं, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, उसको हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। जब हम उसे प्रोसेस करते हैं तब हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, हमें पेट्रोल मिलता है, हमें डीजल मिलता है, हमें कैरोसिन ऑयल मिलता है, हमें नेचुरल गैस मिलती है, हमें पॉलीमर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको पेट्रोलियम के प्रोसेसिंग से। तो जो निकलता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम, और उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें आती हैं, पेट्रोल, डीजल, हाई क्वालिटी, वो सब हमें अलग अलग, वैक्स, ये सब चीज़ें हमको मिलती जाती हैं उसी के प्रोसेसिंग से। तो इस चैप्टर में तो हम इसकी प्रोसेसिंग डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन सब्सिक्वेंट चैप्टर में इसका पूरा डायग्राम के साथ पूरी पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग आएगी, फर्स्ट लेवल पे क्या मिलता है, सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें मिलता क्या क्या है, मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, जो आप जो पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं ना, जो जिसको आप बोलते हैं वैसलीन, वो भी हमें इधर से मिलती है, पैराफिन वैक्स भी हमें यहीं से मिलती है। तो जो वो पेट्रोलियम जेली जिसको लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो एक नेचुरली, मतलब प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है, प्लांट नहीं है, लेकिन वो मिनरल से आ रहा है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है सेपरेशन का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो ये पूरा प्रोसेस होता है ये रिफाइनरी में होता है, इसको रिफाइनिंग कहा जाता है। तो मतलब अलग अलग प्रोसेस किया जाता है और रिफाइन करके इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। जैसे कि आप लस्सी जो बनाते हैं, दूध बनाया आपने, फिर दही बनाया, फिर दही को घुमा घुमा के उसका मक्खन अलग निकाल लिया जाता है, उसकी लस्सी अलग बच जाती है। इसी तरीके से रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम की भी, नॉट उसी तरीके से, मतलब अलग तरीके से पेट्रोलियम की भी रिफाइनिंग की जाती है, जिससे हमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो कहाँ पे की जाती है, वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हैं कि हमारे इंडिया के मैप पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद आप ये देखिएगा मैप में जाकर कि पेट्रोल कहाँ कहाँ पे बन रहा है और फिर कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम लाइंस बिछाई गई हैं। फिर आप देखेंगे मतलब नॉर्थ ईस्ट में कितनी पेट्रोलियम लाइंस हैं, कौन सी जगह पे, जामनगर में, गुजरात में कितनी पेट्रोलियम लाइंस है, गैस कहाँ पे मिल रही है। तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट। ओके, बहुत सारे जो यूजफुल सब्सटेंस जो हमें पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म एट पेट्रोकेमिकल्स। जो हमें सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंस मिलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अलग अलग केमिकल्स हैं जिनका यूज़ जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था पॉलिएस्टर जो फाइबर्स होते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, फाइबर्स जो होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इनका जो मोनोमर है वो यहाँ से मिलता है हमको। पॉलीथीन बनता है, अदर मैनमेड जो प्लास्टिक हैं उसका पूरा रॉ मटेरियल हमें यहीं से मिलता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से। मतलब जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है वहाँ से हमको मिलता है। हाइड्रोजन गैस भी निकलती है फ्रॉम नेचुरल गैस। इट इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। वो जो गैस होगी वो, मतलब ये जो होगी वो फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है, इसीलिए इसका इतना सारा यूज़ होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। गोल्ड तो किस कलर का है, गोल्डन कलर का, लेकिन पेट्रोलियम एक इस तरीके का, जब पेट्रोलियम निकलता है नीचे से, जो रॉ मटेरियल है वो एकदम काले रंग का होता है।
उसको प्रोसेस किया जाता है रिफाइनरी में, उससे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये पेट्रोलियम, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड नाम से इसको जाना जाता है। ये सोना है काले रंग का। ये देखिए, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी को दिखाया गया है। मैंने आपको बताया था जब आप पेट्रोलियम रिफाइनरी में देखेंगे तो सबसे नीचे क्या इकट्ठा होता है, हैवी ऑयल। ऊपर क्या इकट्ठा होता है, डीजल, उसके ऊपर कैरोसिन, उसके ऊपर नेफ्था, उसके ऊपर गैसोलीन। ये सारे के सारे अलग अलग लेवल पे मैंने बताया था आपको इकट्ठे होते जाते हैं प्रोडक्ट। सबसे नीचे जो सबसे हैवी होगा उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट। जब आप उसको रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है पेट्रोलियम को, तो अलग अलग लेवल पर उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। फाइन। फिर हम बात करते हैं, अब हमने बात किया पेट्रोलियम का, पहले कोल का बात किया था, फिर पेट्रोलियम का बात किया था। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, अगेन बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इतनी हल्की गैस है तो हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। पेट्रोलियम के साथ क्या दिक्कत आती है और कोल के साथ क्या दिक्कत आती है? क्योंकि हैवी मटेरियल्स है, तो अब हैवी मटेरियल्स हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कभी भी देखिएगा पेट्रोल के और कोल के जो इंडस्ट्रीज़, जो रिफाइनरीज होंगे या माइंस के पास ही जो होंगी उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, ताकि वो ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। लेकिन नेचुरल गैस के केस में उसको पाइपलाइंस में डाल के दूसरी जगह पे भी भेजा जा सकता है। दैट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस है इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है उसको सीएनजी आता है। सीएनजी का यूज़ क्या होता है? पावर जनरेशन में होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो सीएनजी दोनों जगह पे यूज़ होती है, पावर जनरेशन में भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, और दूसरा एज अ फ्यूल भी सीएनजी को यूज़ किया जाता है। इसको हम क्लीनर फ्यूल कहते हैं। क्लीनर क्यों है ये? क्योंकि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसके जो बर्निंग से हार्मफुल गैसेस जो है नहीं निकलती हैं, इसलिए हम इसको क्लीन फ्यूल कहते हैं। ठीक है, ये क्लीनर है थोड़ा। इसको पाइपलाइंस के थ्रू मैंने बताया ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो ये नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, मतलब वो नेटवर्क पूरा डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मतलब दिस इज़ अ जोग्राफी पार्ट, ये हम जब इंडियन जोग्राफी पढ़ेंगे तो उसका पार्ट होगा ये। तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये उसमें भी यूज़ होता है। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इंडिया के पास है बहुत वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का। हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है कहाँ कहाँ पर मिल रही है हमें? त्रिपुरा में मिल रही है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन सब जगहों पे हमको नेचुरल गैस के सोर्सेज मालूम है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारे लैंड एरिया हैं, मतलब ये मेन लैंड है इंडिया। अगर आप देखेंगे कि ओशनिक एरिया में भी नेचुरल गैस के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अभी हम उनको क्यों नहीं टैप कर पा रहे? क्योंकि उनको इतने लार्ज स्केल पे टैप नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको निकालना थोड़ा कॉस्टलियर है। ठीक है, लैंड पर इसको निकालना ईजी होता है। अब आप देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि नेचुरल गैस बन कैसे रही है। वही है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, ओशन में बन रही है। पहली बात तो ये किसके साथ मिलेगी आपको? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम जहाँ पे मिलेगा ना आपको, वहीं पे जैसे नीचे ऑयल मिल रहा है, देखिए डेड और डिकेइंग मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या हो रहा है? लेयर्स आती जा रही हैं। वही जैसे पेट्रोल बन रहा है, सेम है। जो भी एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो दब जाएंगे मर के, और उसके ऊपर मिट्टी आती जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक देखिए आती जाएगी। मिलियंस एंड मिलियंस इन ईयर्स के बाद जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, जो एनएरोबिक कंडीशन है, उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से ये सारे के सारे जो फॉसिल्स थे नीचे दबे हुए, वो सारे के सारे बदल के क्या बन जाएंगे? वो नेट ऑयल बन जाएंगे। और क्योंकि नेचुरल गैस ऑयल से हल्की है, वो गैसियस फॉर्म है, तो ऊपर हमको मिलेगी नेचुरल गैस और उसके नीचे हमको मिलेगा पेट्रोलियम ऑयल। तो ये जनरली आपको साथ साथ मिलेंगे हमेशा, नीचे ऊपर गैस मिलेगी और नीचे पेट्रोलियम मिलेगा। सो इसका फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है ओशन में जिस तरीके से पेट्रोल बन रहा है, उसी के साथ हो रहा है बेसिकली, है ना, उसी का एक प्रोडक्ट है वो। फिर हम अब बात करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये सारे लिमिटेड हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स,
fuel. It required the dead organism millions of years to ago to convert into these fuel. ये फ्यूल बने कैसे थे, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट्स जब मरे हैं तो उसके प्रेशर में दबने से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इतने सालों में जब वो एनिमल्स मरे थे तो उसके बाद जब बने हैं ये सारे हमारे ऑयल और पेट्रोलियम भी और कोल भी और नेचुरल गैस भी। तो आप समझिए कि अगर हमें इसको दोबारा से बनाना है तो हमें कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। और हमारा एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन, हमारा एग्जिस्टेंस अभी सिर्फ 15,000 साल पुराना है। सिर्फ हम 15,000 साल ईयर्स ओल्ड हैं। और अर्थ का कितना लाइफ है, 4.5 बिलियन ईयर्स को। और फॉसिल फ्यूल कब बनना शुरू हुए थे, 200 से 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप सोचिए कि हम अभी रिसेंटली आए हैं और हमने इतना थ्रेट दे दिया इस नेचुरल रिसोर्स को। तो हमारे लाइफ टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ टाइम इन द सेंस नॉट हमारी स्पीशी के लाइफ टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से हम इसको ख़त्म करते हैं दोबारा बन जाए, क्योंकि इनको बनने में इतने मिलियन ईयर्स लगेंगे। हमें नहीं मतलब ये नहीं पॉसिबल होगा कि ह्यूमन स्पीशी का लाइफ इतना ज़्यादा लॉन्ग हो, कि जिस तरीके से अर्थ पे कंडीशंस चेंज हुए थे जिसने कि लाइफ को पॉसिबल बनाया, उसी तरीके से अर्थ पे धीरे धीरे कंडीशन चेंज फिर से हो सकते हैं, जिससे कि डायनासॉर्स जैसे इतने बड़े बड़े स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स भी जो है वो फॉर एवर हैं, ज़रूरी नहीं, मतलब ये तो जानते ही हम फॉर एवर के लिए नहीं है। हमारा भी एक्सटिंक्शन हो सकता है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया नेचर के ऊपर तो हमारा एक्सटिंक्शन जल्दी हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग। तो जो ये रिसोर्सेज बने हैं इनको कई साल लगे हैं। तो ये जो रिजर्व्स हैं ये अब हमें जिस तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ कुछ 100 ईयर्स तक ही चल पाएंगे। तो अब तक कुछ 100 ईयर्स में हम इसको पूरा खाली कर देंगे। तो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है एंड दे आर ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब एयर पॉल्यूशन से क्या मतलब है, हम एयर पॉल्यूशन को इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों मान रहे हैं? एक तो ये हमारे सांस लेने में दिक्कत करता है, दैट इज़ वन, बट साथ में ये हमारी अर्थ को धीरे धीरे गर्म कर रहा है। अगर हमारी अर्थ उस उस टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाती है जिस पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर सबसे पहले हमें नहीं, हमारे साथ साथ बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब बहुत ज़रूरत होती है तब हमें इन फ्यूल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, हमारा अर्थ जो है गर्म हो रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है उसके बजाय हमें वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो कि अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि एयर, जैसे वाटर, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया के अंदर क्या है, एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जिसको PCRA बोलते हैं। वो एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि लोगों को एडवाइज़ करती है पेट्रोल और डीजल, हाउ टू यूज सेव पेट्रोल एंड डीजल, उसके ऊपर एडवाइस करती है। तो किस तरीके से फॉसिल फ्यूल को एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता कि एकदम से हम सारी कारों को चेंज करके इलेक्ट्रिक कार बना दें, वो धीरे धीरे प्रोसेस है, क्योंकि उस सब की कॉस्ट है, उन सब में भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। अगर नए कारें चेंज करना है, नया वो बनाना है, तो इतना सारा मेटल लगेगा, इतना सारा एनर्जी लगेगा, इतना सारा मैन पावर लगेगा। तो एकदम से हम नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ हम स्टेप वाइज इसको चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे। तो दिस वॉज द चैप्टर, दिस वॉज अगेन स्मॉल चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें से आपको फैक्ट्स निकालने होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत फैक्ट्स होते हैं। ये वाले चैप्टर में आपको फैक्ट्स तो मिले ही हैं, साथ में ये एक थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर है। फिर से ये आपको फिर से बताता है, आप ये जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किस तरीके से बने हमारे नेचर में, उसको बनने में कितना साल लगे, कोयला बनने में कितना साल लगे, कोयले को अगर हम ज़्यादा जलाते हैं, पेट्रोल को हम ज़्यादा जलाते हैं तो क्या क्या नुकसान है हमारे नेचर को। तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर था जो आपको ये बोलता है कि एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ऊपर से ध्यान हटा के हमें इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज की तरफ को डेवलप करना चाहिए जो कि हमारी नेचर में अबंडेंस में पड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।